सभी को राधे राधे। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव। क्लास में आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। आज की क्लास में हम करेंगे घास के मैदान को। ग्रासलैंड जिसको कहा जाता है, घास के मैदान विषुवत रेखीय क्षेत्र से लेकर कहाँ तक, तो ये ध्रुवीय क्षेत्र तक फैला हुआ है। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे तो ये हो गया हमारा भूमध्य रेखा, ठीक है। ये है यहाँ पर भूमध्य रेखा, ठीक है। और ये है ध्रुवीय क्षेत्र, ठीक है, यहाँ पर है। और ये, ठीक है, तो ये विषुवत वृत्त से लेकर कहाँ तक फैला है, ये ध्रुवीय क्षेत्र तक घास के मैदान विस्तृत है। अक्षांशीय विस्तार के आधार पर घास मैदान को दो भागों में बांटेंगे हम। कौन सा? उष्णकटिबंधीय घास के मैदान, जो ये 0 डिग्री लाइन है, तो यहाँ से लेकर 10 डिग्री से लेकर 25 डिग्री अक्षांश के मध्य में पाया जाता है, ठीक है। ऐसे ही ये 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 6 डिग्री, 7, 8, 9, 10, तो इस तरह से, ठीक है। यहाँ तक कहाँ तक रहता है? 90 डिग्री तक रहता है, ठीक है। यहाँ भी कितने डिग्री रहेगा? 90 डिग्री। तो ये कहाँ तक? तो 10 डिग्री से कहाँ तक के पाए जाते हैं? 25 डिग्री अक्षांश के मध्य, ठीक है। 10 से लेकर 25 के मध्य में ये पाए जाते हैं। फिर आता है शीतोष्ण घास के मैदान। शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान कहाँ पाए जाएंगे? तो ये 30 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री से 45 डिग्री अक्षांश के मध्य पे पाया जाएगा, ठीक है। कहाँ तक? तो 30 डिग्री से 45 डिग्री के मध्य पर पाया जाएगा। इस तरह से जैसे हम देखते हैं तो यहाँ पर ये 30, ये जैसे हो गया, ये हमारा भूमध्य रेखा, इसके ऊपर आएगा कर्क रेखा, फिर नीचे आएगा मकर रेखा, ठीक है। तो ये हो गया 23.5 डिग्री। तो इससे थोड़ा सा ऊपर हम मान के चलें तो ये हो गया हमारा 30 डिग्री से ये 45 डिग्री, यहाँ तक हम मान के चले तो 30 से 45 के मध्य पर शीतोष्ण घास के मैदान यहाँ पर पाए जाते हैं। अब उष्णकटिबंधीय घास के मैदान देखेंगे। उष्णकटिबंधीय घास के मैदान शवाना कहाँ पर मिलेगा? अफ्रीका में। कंपोज ये ब्राज़ील, पराग्वे, अर्जेंटीना और उरुग्वे, यहाँ पर हमको मिलेगा उष्णकटिबंधीय घास के मैदान, ठीक है। कंपोज ब्राज़ील, पराग्वे, अर्जेंटीना और उरुग्वे में मिलेगा, ये उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। और लानोस भी क्या है? तो ये भी एक उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है, वेनेजुएला में है। और है सिल्वास, ठीक है। सिल्वास कहाँ पर मिलेगा? अमेजन बेसिन पर। इसी तरह से देखेंगे हम शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, काफ़ी पूछा जाता है। पंपास ये शीतोष्ण घास के मैदान है, कहाँ पर मिलेगा? अर्जेंटीना में। प्रेरी कहाँ पर मिलेगा? उत्तरी अमेरिका में, ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका व फिर कनाडा में। डाउन सबसे नीचे कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया सबसे नीचे साइड पर है, ठीक है। तो इसको हम याद कर सकते हैं डाउन्स को ऑस्ट्रेलिया से। वेल्ड कहाँ पर मिलेगा? दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है। जैसे ये अफ्रीका का क्षेत्र हो गया, ठीक है, तो यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका पर मिलेगा वेल्ड। स्टेपिस कहाँ पर मिलेगा? यूरेशिया में, ठीक है, मध्य के भाग में मिलेगा। और कैंटरबरी कहाँ पर मिलेगा? न्यूजीलैंड में, ठीक। और पुस्तास कहाँ पर मिलेगा? हंगरी में मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट अब देखते हैं वायुमंडल को, ठीक है। एटमॉस्फेयर देखेंगे। पृथ्वी के चारों ओर के गैसीय आवरण को ही हम क्या कहते हैं? तो इसको हम वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल का उद्भव कैम्ब्रियन युग से हुआ था। पृथ्वी की सतह पर 5 किलोमीटर ऊंचाई तक वायु का कितना प्रतिशत? तो 90% भाग है। और वायुमंडल का 99% भाग सिर्फ 32 किलोमीटर तक ही ये सीमित है। वायुमंडल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही बंधा हुआ है, ठीक है। वायुमंडल पृथ्वी पर जीवन योग्य औसत तापमान कितना? तो 15 डिग्री बनाए रखता है। वायुमंडल की संरचना देखें। तापीय विशेषता के आधार पर वायुमंडल की परत को हम कितने भाग में बांट सकते हैं? 5 भाग में बांट सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे आप, ये पहला है क्षोभ मंडल, ठीक है, क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, मध्य मंडल, फिर आएगा बाह्य मंडल, फिर आता है बहिर्मंडल। एक एक करके देखेंगे हम। सबसे पहले समझते हैं क्षोभ मंडल को, जिसको किस नाम से जानते हैं? हम ट्रोपोस्फेयर के नाम से जानते हैं। क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत है। ध्रुव पर इसकी ऊंचाई कितनी है? 8 किलोमीटर तक। और विषुवत रेखा पर कितनी है? 18 किलोमीटर तक हो जाती है। और इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? तो 13 किलोमीटर तक की ऊंची है क्षोभ मंडल। मौसम संबंधी जितनी भी गतिविधियां होती हैं वो कहाँ पर? क्षोभ मंडल पर ही घटित होती है। जैसे वर्षा होती है ना, बादलों से घिरा होना, तूफान आना, ये सभी कहाँ पर होता है? तो क्षोभ मंडल पर ही होता है। क्षोभ मंडल को संवहन मंडल या फिर हम क्या कहते हैं? परिवर्तन मंडल भी कहते हैं। क्षोभ मंडल समताप मंडल से
क्षोभ सीमा ट्रोपोस्फियर द्वारा ये क्या होता है, अलग होता है। क्षोभ सीमा के निकट चलने वाले तीव्र गति की पवनों को हम किस नाम से जानते हैं, तो इसको हम कहते हैं जेट स्टीम। ठीक है, जेट स्टीम इसको कहा जाता है। क्षोभ मंडल में 165 मीटर तक की ऊंचाई पर क्या होता है, तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम होता जाता है। जैसे हम ऊपर की ओर जाते जाते हैं तो क्षोभ मंडल में 165 मीटर की आप ऊंचाई पर जाएंगे तो क्या होगा, 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में कमी आती जाती है। प्रत्येक 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर क्या होता है, 6.5 सेंटीग्रेड तापमान कम होता है। इसीलिए आप पहाड़ी एरिया में आप देखे होंगे वहाँ पर क्या होती है, ठंडी होती है, बर्फबारी होती है, क्योंकि जैसे जैसे हम ऊंचाई की ओर जाते जाते हैं तापमान कम होते जाता है। अगला देखेंगे समतापमंडल, जिसको स्ट्रेटोस्फियर कहा जाता है। धरातल से तापमान की ऊंचाई लगभग कितनी है, 18 से 50 किलोमीटर तक होती है। समतापमंडल में तापमान लगभग क्या होता है, तो समान पाया जाता है। इसीलिए मौसम संबंधी यहाँ पर घटनाएं नहीं होती। वायुयान उड़ाने के लिए इसको सर्वोत्तम माना जाता है। साथ ही साथ ओजोन नामक गैस पाई जाती है, कहाँ पर, समतापमंडल पर, इसलिए इसको ओजोन मंडल भी कहते हैं। समतापमंडल की खोज किसने की थी, तो टिजरेंस ने की थी। ठीक है, टिजरेंस टी पॉट के द्वारा समतापमंडल की खोज की गई थी। नेक्स्ट अगला देखेंगे, ओजोन गैस की सघनता समतापमंडल में 15 से लेकर 35 किलोमीटर की ऊंचाई तक सर्वाधिक पाई जाती है। वायुयान चालक यहाँ पर प्लेन उड़ाना पसंद करते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कोई भी मौसम संबंधी घटनाएं नहीं घटती है। अगला देखेंगे मध्यमंडल, जिसको मेसोस्फीयर कहते हैं। वायुमंडल में समतापमंडल के बाद की परत है, इनकी ऊंचाई 50 से 80 किलोमीटर तक होती है। मध्यमंडल में तापमान लगभग 100 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। वायुमंडल का न्यूनतम तापमान है। ठीक है, अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाला उल्कापिंड यहीं पर क्या करते हैं, जलने लगते हैं। ठीक है, मध्यमंडल पर जल जाते हैं। आयनमंडल को मध्यमंडल से अलग करने वाली सीमा को हम क्या कहते हैं, मध्य सीमा, मेसोस्फीयर कहते हैं। नेक्स्ट आता है आयनोस्फीयर, जिसको हम क्या कहते हैं, आयन मंडल कहते हैं। आयन मंडल का विस्तार है 80 से 640 किलोमीटर के मध्य में है। इस मंडल में विद्युत आवेशित कणों की प्रधानता है, इसलिए हम इसको आयन मंडल रेडियो तरंग की पृथ्वी पर परिवर्तित करके संचार व्यवस्था को ये क्या करती है, संभव बनाती है। इस मंडल में ऊंचाई के साथ में तापमान में क्या होती है, वृद्धि होती है। आयन मंडल कई परतों में बटा होता है। डी परत में दीर्घ तरंग या फिर दैर्ध्य अर्थात निम्न आवृत्ति के रेडियो तरंग के परिवर्तित करती है। ई परत क्या होता है, तो इस परत को हम कैनेली हेविसाइड परत भी कहते हैं। इस परत के मध्यम व उच्च आवृत्ति के रेडियो तरंग में ये क्या करती है, परिवर्तित होती है। ठीक है, जो आप रेडियो, जहाँ से रेडियो प्रसारण होता है वो कहाँ पर, आयन मंडल पर ही होता है। एफ परत में क्या होता है, तो एप्लिटन परत भी कहा जाता है। ठीक है, इसमें मध्यम व उच्च आवृत्ति की रेडियो तरंगें परावर्तित होती है। जी परत में क्या होता है, इसमें लघु, मध्यम व दीर्घ सभी तरंग दैर्ध्य तरंगें परिवर्तित होती है। वायुमंडल में अरोरा ऑस्ट्रालिस और अरोरा बोरियालिस नामक घटनाएं घटती हैं, जिस कारण इन्हें उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश अरोरा बोरियालिस व फिर दक्षिणी ध्रुवीय प्रकाश अरोरा ऑस्ट्रालिस कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे वायुमंडल एक्सोस्फीयर, इसकी ऊंचाई होती है 640 से 10,000 किलोमीटर तक की होती है। इस मंडल में हाइड्रोजन व हीलियम गैसों की प्रधानता होती है। कृत्रिम उपग्रह इसी परत में ही स्थापित किए जाते हैं। वायुदाब देखेंगे, धरातलीय सतह व सागर तल के प्रति इकाई क्षेत्र पर वायुमंडल की समस्त परतों द्वारा पड़ने वाली भार को हम क्या कहते हैं, वायुदाब कहते हैं। वायुदाब मापने की इकाई क्या है, तो बैरोमीटर है। इसको मिलीबार या पास्कल में भी इसको मापा जाता है। समुद्र तल पर वायुदाब सर्वाधिक होता है। इसकी ऊंचाई की ओर जाने पर क्या होता है, या घटता है। समुद्र तल पर औसत वायुमंडलीय दाब होता है 1013.25 मिलीबार होता है। अगला देखेंगे, बैरोमीटर में वायुदाब की तेजी से गिरावट तूफान का संकेत देता है। बैरोमीटर के पठन का लगातार बढ़ना क्या होता है, प्रति चक्रवात। ठीक है, प्रति चक्रवात और साफ मौसम का ये संकेत देता है। बैरोमीटर के पठन का धीरे धीरे गिरना क्या होगा, वर्षा का संकेत देगा। फिर आता है समदाब रेखा। ठीक है, समदाब रेखा देखेंगे, सागर तल पर समान वायुदाब वाले स्थानों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को हम समदाब रेखा कहते हैं। वायुदाब पेटियां देखेंगे तो पृथ्वी पर विभिन्न वायुदाब की पेटियां पाई जाती हैं। भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी, और इसका विस्तार कहाँ है, तो विषुवत रेखा भूमध्य रेखा के दोनों तरफ 5 डिग्री नॉर्थ एवं 5 डिग्री साउथ अक्षांश के बीच में है।
अगला देखेंगे, ये चक्रवात अंडाकार, गोलाकार, अर्धाकार, वी आकार के होते हैं, जिस कारण इसको गर्त या फिर ट्रफ कहते हैं। ये चक्रवात दोनों गोलार्ध में 35 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांश के मध्य में पाए जाते हैं। इनकी गति पछुआ पवनों के कारण प्रायः पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर होती है। ये शीत ऋतु में क्या होती है, तो अधिक विकसित होती है। इसी तरह जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, ये क्या होता है, तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात क्षेत्रों में महासागर से उत्पन्न होते हैं और इन चक्रवातों को उष्णकटिबंधीय चक्रवात हम कहते हैं। ये 5 डिग्री से लेकर 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 5 डिग्री से 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य में पाई जाती है। इन चक्रवात का प्रमुख क्षेत्र कहाँ है, तो अटलांटिक महासागर के उत्तरी पश्चिमी यूरोप है। और उष्णकटिबंधीय चक्रवात अत्यधिक विनाशकारी वायुमंडलीय तूफान होते हैं। इनकी उत्पत्ति कहाँ होती है, कर्क रेखा एवं मकर रेखा के मध्य महासागरीय क्षेत्र में होती है। इन चक्रवात की उत्पत्ति ठंडी एवं गर्म विपरीत दोनों गुणों वाली वायु राशियों के मिलने से होती है। और उष्णकटिबंधीय चक्रवात में वायु के संचरण की दिशा उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के चलने की विपरीत दिशा में कौन से वामावर्त, और दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है, ये क्लॉकवाइज होता है। इन चक्रवातों की सामान्य गति कितनी होती है, तो 32 किलोमीटर पर आवर से लेकर 48 किलोमीटर पर आवर तक होती है। और उष्णकटिबंधीय चक्रवात में भिन्नता पाई जाती है। ये 32 किलोमीटर घंटे क्षीण चक्रवात, 120 किलोमीटर घंटे हरिकेन, ठीक है, हरिकेन के नाम से जाना जाता है। और 200 किलोमीटर घंटे किलोमीटर घंटे की रफ्तार से आता है, उसको हम क्या कहते हैं, सुपर साइक्लोन कहते हैं। भूमध्य सागरीय चक्रवात इतने शक्तिशाली होते हैं कि भूमध्य सागर को पार कर भारत तक आ जाते हैं। इनको हम क्या कहते हैं, पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं। उत्तरी अमेरिका के कैरिबियन सागर में आने वाले चक्रवात को हरिकेन के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये कब होता है, जून से अक्टूबर के मध्य। चीन सागर, ये टाइफून, ठीक है, चीन में क्या कहा जाता है इसको, टाइफून। ऑस्ट्रेलिया में विली विली के नाम से जाना जाता है इस चक्रवात को। भारत में शीत ऋतु में आने वाली वर्षा कहाँ से, पंजाब, हरियाणा व उत्तर प्रदेश में गेहूं की कृषि के लिए ये सबसे ज़्यादा लाभकारी होता है, ठीक है, लाभदायक होता है। फिर नेक्स्ट आता है जलमंडल। जलमंडल हम कल की क्लास में करेंगे। आज की क्लास हम यहीं तक के लिए रखते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू ऑल।